नमस्कार, गुड इवनिंग। वेलकम टू शिवाना आइस अकेडमीज यूट्यूब चैनल। शिवाना आइस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में हम डिफरेंट कंपटीशन एग्जामिनेशन जो होते हैं, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, अलाइड सर्विसेज हो, HAS हो, पुलिस कांस्टेबल हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, DGP हो, JBT हो, उसके अंदर हमेशा एक जीके पोर्शन रहता है जिसे हम UNO के नाम से जानते हैं। UNO पे सवाल हमेशा बनता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। UNO के ऊपर सवाल हमेशा बनता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पे। क्या क्या सवाल बन सकते हैं UNO के ऊपर? नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है UNO, जो 193 कंट्री का पार्ट है, तो नंबर 1 इज कि 193 देश जो है वो जुड़े हैं UNO से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से। दूसरी कहानी ये कि जो UNO फाउंड हुआ था, ये फाउंडिंग डेट पूछता है 24 अक्टूबर, और 24 अक्टूबर को ही UNO डे मनाया जाता है। 3 सवाल जो मैं दूसरे पेन से मार्क करूंगा। पहला सवाल कि कितने देश आते हैं UNO के अंदर? 193। दूसरा सवाल कब फाउंड हुआ था? 24 अक्टूबर को। और तीसरा सवाल ये कि उसी का पर्टिकुलर वर्जन दिया हुआ है कि कौन सा डे है 24 अक्टूबर को। साल पूछा जाए तो 1945। सवाल ये पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो है न्यूयॉर्क में, USA के अंदर। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है UNO का। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 193 देश आते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को UNO फाउंड हुआ। UNO डे भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को ही, और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? तो USA के अंदर है। अब जब जिक्र करते हैं कि UNO, तो UNO के अंदर जो भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं। अब कौन सी भाषा है? ऑफिशियल। ऑफिशियल भाषा। ऑफिशियल भाषा बोले तो कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जिसके अंदर UNO के अंदर काम होता है? तो कौन कौन सी है? नंबर 1 है अरबिक। दूसरी सबसे फेमस पूरी दुनिया में है, जिसे हम इंग्लिश कहते हैं। तीसरी हमारे पास फ्रेंच है। चौथी हमारे पास रशियन है। पांचवी हमारे पास चाइनीज है, और छठी हमारे पास स्पेनिश है। ये चौथा सवाल हमारे पास पेपर में आ सकता है आपको कि कितनी भाषाएं हैं UNO के अंदर? तो सीधा सीधा आंसर आता है कि 6 भाषाएं हैं। 6 ऐसी भाषाएं हैं जिनके अंदर काम हो सकता है UNO के अंदर। आप बोल सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो चीज़ों को, आप डिबेट कर सकते हो। अरबिक के अंदर, इंग्लिश के अंदर, फ्रेंच के अंदर, रशियन के अंदर, चाइनीज के अंदर और स्पेनिश के अंदर। ये 6 भाषाएं हमारे पास है। पांचवा सवाल जो हमारे पास बनता है कि UNO के अंदर जिन जिन कंट्रीज ने UNO चार्टर को साइन किया था, चार्टर बोले तो UNO के जो सिक्योरिटी काउंसिल थे,
सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब होता है कि एक ऑर्गन है यूएनओ का, जैसे सेक्रेटरीट होता है, जनरल असेंबली होता है, वैसे सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल को साइन करने वाले पहले 5 देश जो थे, जैसे नंबर 1 हम कहें तो यूएसए, दूसरा हम कहें तो यूके, तीसरा हम कहें तो चाइना, चौथा हम कहें तो फ्रांस, और 5वां हम कहें तो रशिया। ये 5 देश हैं जो यूएनओ चार्टर को साइन करने वाले थे, और इन्हीं 5 देशों को कहा जाता है स्थायी सदस्य। इन्हीं 5 देशों को यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस और रशिया, इन्हीं 5 देशों को स्थायी सदस्य कहा जाता है, और इनके पास ही क्या है जी, वीटो पावर। वीटो पावर मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग, किसी चीज को रोकना। अब रोकना कैसे, जैसे मान लीजिए कि दुनिया के अंदर अगर मान लीजिए कि कोई आतंकवादी घोषित करा जाना चाहिए कि भाई ये फलाना पर्सन जो है वो आतंकवादी है, और उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट को सील करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी है, वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है, तो उसे यूएनओ 193 कंट्री जो है वो आतंकवादी डिक्लेयर जब कर देती है, तो उसके पासपोर्ट से लेके उसका ट्रैवल करना बंद हो जाता है। लेकिन आप ये जानते हैं कि चाइना के पास वीटो पावर है, तो कई ऐसे आतंकवादी थे जिन्होंने भारत देश पे हमला किया, 26/11 पे हमला किया, कि ऐसी आतंकवादी गतिविधियां हुई, लेकिन चाइना हमेशा अपनी वीटो पावर का यूज करता है। मतलब 192 कंट्री कहेंगी कि आतंकवादी है, और चाइना ने मना किया तो वो आतंकवादी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। रीजन ये है कि किसी भी कानून को, किसी भी ऐसे बिल को जो यूएनओ के अंदर पेश होता है, उसको मना करना, उसको रोकने की पावर जो है वो यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस और रशिया के पास है। इनको वीटो पावर दी गई हुई है कि इनकी जो पावर है वो सुप्रीम रखी जाएगी। ऐसे ही जिन्होंने यूएनओ चार्टर को साइन नहीं किया था, उसे कहते हैं अस्थायी सदस्य। और जो अस्थायी सदस्य है वो है 10, और जो इंडिया है वो एक अस्थायी सदस्य है। भारत देश एक अस्थायी सदस्य है, विच मीन्स भारत देश को स्थायी सदस्य में नहीं माना जाता है। तो यूएनओ के अंदर यूएनओ चार्टर का डिस्कशन किया हमने। यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस और रशिया, इनके पास वीटो पावर है, और 10 अस्थायी सदस्य हैं, माने नॉन परमानेंट। स्थायी माने परमानेंट, अस्थायी माने नॉन परमानेंट, और इन अस्थायी सदस्य जो है ये 10 हैं, इसके अंदर भारत देश भी आता है। सवाल नंबर जो हमारे पास 6 है, तो 6 सवाल हमारे पास ये है कि यूएनओ के कितने ऑर्गन हैं, ऑर्गन माने कितने पार्ट हैं, या उसके अंदर कितनी ऐसी सब डिविजन्स हैं। जैसे मान लीजिए सेक्रेटरीट एक पोस्ट है, जनरल असेंबली एक पोस्ट है, सिक्योरिटी काउंसिल एक पोस्ट है, वैसे ही 6 ऑर्गन हैं यूएनओ के पास। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास 6 ऑर्गन है, और 6 ऑर्गन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जनरल असेंबली है। ये सवाल पेपर में पूछा आपसे, पूछेगा कि यूएनओ के जो 6 ऑर्गन हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है, तो आंसर है जनरल असेंबली। इसलिए कि जनरल असेंबली के अंदर 193 के 93 कंट्री पार्टिसिपेट करती है। तो ये सवाल भी आपसे डाला जाएगा, आपसे पूछा जाएगा यूएनओ के अंदर। इसके बाद हम कुछ अगले सवाल पे जाते हैं, हमने सारी बातें कर ली। अब फटाफट से आते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। WHO, ILO, FAO और वर्ल्ड बैंक। WHO की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, कहाँ जाएंगे। WHO माने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आप जानते हैं पहले से।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FAO की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की। तो सवाल बनता है कि WHO, ILO, FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के अंदर। ILO, तो WHO है, ILO है, सिटीज है, तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। ILO का भी जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और रोम के अंदर है। रोम कहाँ पे है? इटली में। वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में, US के अंदर, वॉशिंगटन DC कहाँ पे है? US के अंदर। तो 4 सवाल। WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम में, इटली में। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, जिसके अंदर 189 कंट्रीज आती है, वॉशिंगटन DC में, कहाँ पे है? US के अंदर। ये सवाल पेपर के अंदर आपसे पूछे जाएंगे, इसमें शक नहीं है। चलिए अगले आते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है, ये सारी खत्म हुई। हमारे पास अगली ऑर्गेनाइजेशन आती है सार्क, SAARC। सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल काउंसिल। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल काउंसिल। सार्क के अंदर पहले जब ये फॉर्म हुई थी तो 7 कंट्री थी, और अब सार्क के पास 8 कंट्री है। भारत जो है, इंडिया जो है, वो सार्क का हिस्सा है। भारत जो है वो सार्क का हिस्सा है, और सार्क में 8वां देश, 8th देश जो जुड़ा था वो अफगानिस्तान था। 8वां देश जो जुड़ा था वो अफगानिस्तान था, ये ख्याल कीजिएगा। तो 8वीं कंट्री। सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल काउंसिल। पहले इसमें 7 कंट्रीज थी, अब इसमें 8 कंट्रीज हैं। भारत सार्क का हिस्सा है, और 8वां देश जो है वो अफगानिस्तान है, ख्याल कीजिएगा। इसके ऊपर सवाल बनेंगे आपके पास, ये सवाल बने आपके पास। और आगे आते हैं फटाफट से। 9th सवाल है IAEA, फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये वियना में है। वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में। ये सवाल पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन के अंदर, बहुत बार ये सवाल पूछे गए एग्जाम के अंदर हैं, इसलिए इनके ऊपर आ रहा हूँ मैं। ये सारे के सारे सवाल पेपर में पूछे गए हैं कि IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर है वियना में। वियना कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में। ऐसे ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला में।
जो कहाँ पे है, फिलीपींस के अंदर है, मनीला के अंदर है। मनीला कहाँ पे है, फिलीपींस के अंदर है। तो ये सवाल कई बार पेपर के अंदर पूछा गया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला, फिलीपींस। आप मुझसे कहना चाहें कि सर ये सारी बातें तो ऊपर पढ़ लेंगे हम जीके तो पढ़ सकते हैं ना किताब से, पढ़ाने की जरूरत क्या है। ये वो सवाल है जो बच्चा गौर से पढ़े, ये वो सवाल है जो बार बार रिपीट करके पढ़े, ये वो सवाल है पेपर में जाने से पहले वीडियो देख के जाना। अगर पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जे इलेक्ट्रिकल, बाकी एग्जामिनेशन के अंदर अगर आपने यूएनओ से सवाल देखना है तो इससे सवाल आएगा आपको, ये सवाल पूछ जाएंगे आपसे, अंडरस्टैंड कीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग। एक ऑर्गेनाइजेशन है नैम। अब नैम क्या है, नैम मतलब है नॉन एलाइड मूवमेंट, नॉन एलाइड मूवमेंट माने गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसके सबसे बड़े नेता देश भारत के अंदर सबसे बड़े नेता जो रहे हुए हैं पंडित नेहरू रहे हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल आपसे पूछ रहा है कि भारत देश के अंदर गुट निरपेक्ष आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा कौन रहा है, तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब क्या रीजन था, रीजन क्या था कि दुनिया के अंदर नाटो और वॉर्सा, नाटो और वॉर्सा दो ऐसी एजेंसी बनी थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दो ऐसे देश जो पागल में, या दो ऐसे देश जो आपस में अगेंस्ट थे या एक रिचनेस फील करना चाहते थे, वो थे यूएसए और रशिया। यूएसए की बॉडी है नाटो और रशिया की बॉडी थी वॉर्सा। यूएसए ने कई देशों को नाटो में जोड़ना शुरू किया ताकि वो गुट बनाए और उस गुट से वो किसी भी देश को बाद में फिर डरा सके। ऐसे ही रशिया ने भी वही काम शुरू किया। रशिया ने वॉर्शा नाम की एक एजेंसी शुरू करी। वॉर्शा एक रशिया के अंदर सिटी का नाम भी कह सकते हैं हम लोग, और इन्होंने गुट बनाने शुरू किए। और ये गुट जो थे, इसको तोड़ने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 राष्ट्रपतियों के साथ मिलकर, 5 अन्य देशों के राष्ट्रपतियों के साथ मिलकर एक नॉन अलाइड मूवमेंट चलाई, गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया, जिससे तोड़ा गया इसको कि गुट नहीं बनने चाहिए दुनिया के अंदर। गुट बन जाए तो दोबारा से वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। तो देश भारत के अंदर सबसे बड़ा नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, जो कि नैम के लिए फेमस है। क्या भारत देश नैम का हिस्सा है? आंसर है हाँ। हाँ, भारत देश जो है वो हिस्सा है नैम का, नॉन एलाइड मूवमेंट का। ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखा गया। पुलिस कांस्टेबल के अंदर सवाल एक बार बनेगा, इंटरनेशनल पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंटरनेशनल पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेपर में पुलिस वालों के लिए कहाँ पे है? लियांस में। लियांस नाम है फ्रांस के अंदर, फ्रांस के अंदर लियांस। ये मैं से वही सवाल उठा रहा हूँ जो पेपर के अंदर पूछे गए। इंटरनेशनल पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे है? लियांस में है, जो फ्रांस के अंदर है। ये सवाल पेपर के अंदर आया था। और एक सवाल और आया था, वो ये है एमनेस्टी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पहले मैं आपको हेडक्वार्टर का बता दूं, लंदन में है, और फिर आपको ये बता दूंगा कि एमनेस्टी चीज क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में। एमनेस्टी चीज क्या है?
एमनेस्टी एक एनजीओ है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एमनेस्टी एक एनजीओ है। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप अंडरस्टैंड करें कि ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारे देशों ने इसको ज्वाइन किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? एमनेस्टी। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर जो है वो लंदन के अंदर है। ये सवाल भी पूछा गया हुआ है, ये सवाल भी पूछा है, पेपर के अंदर आया है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, फटाफट से पेपर के अंदर सवाल आए हैं। बछेंद्री पाल कौन है? में 1984 में उत्तराखंड की एक औरत जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली जो पहली औरत थी भारत देश की 1984 के अंदर, उनका नाम है बछेंद्री पाल। ये बहुत ही बार सवाल पेपर के अंदर आया है कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली औरत कौन थी? नाम है बछेंद्री पाल और 1984 में ऐसा हुआ था। दूसरा सवाल क्या है? पहला यह है। दूसरा सवाल क्या है? लास्ट सवाल, भूदान मूवमेंट क्या है? भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन क्या है? भूदान आंदोलन जो है वो लगाया गया था भूमि जो है उसको दान करने के लिए। विनोबा भावे, इसके विनोबा भावे, विनोबा भावे इनका नाम है। गांधी जी के शिष्य रहे हुए हैं, महात्मा गांधी जी के शिष्य हैं, गांधी जी के शिष्य रहे हुए हैं। नाम इनका है विनोबा भावे। और विनोबा भावे जो है वो फेमस रहे हुए हैं भूदान मूवमेंट के लिए। भूदान मूवमेंट मतलब क्या है कि जिस समय भारत देश में 1951 से लेके 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी, तो पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? एग्रीकल्चर पे आधारित थी। लेकिन भारत देश के हर इंसान के पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं था एग्रीकल्चर की खेती करने के लिए। तो जब नहीं था तो उस समय जमींदारी सिस्टम था। माने कि जमींदार जो रिच पर्सन है वो तय करेगा कि जमीन के अंदर गेहूं उगेगा कि मक्की उगेगी कि सरसों उगेगा। तो विनोबा भावे ने गांव-गांव जाके जमींदारों से रिक्वेस्ट करी कि वो अपने हिस्से का कुछ परसेंट दान करें गरीबों को, और बहुत कामयाब रहे विनोबा भावे। और भारत देश की एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी जो मूवमेंट रही है वो भूदान मूवमेंट ही है। भूदान मूवमेंट किसका था? गांधी जी के शिष्य विनोबा भावे, लिटरेट पर्सनैलिटी, जो गांव-गांव जाके कस्बों में जाके अमीर लोगों से कुछ ज़मीन लेते थे और वो गरीबों के नाम करवाते थे, ताकि हर इंसान भारत देश का जो एग्रीकल्चर में जुड़ा हुआ है वो एग्रीकल्चर से अपना जीवन यापन कर पाए। ये सारे सवाल हमारे पास यहाँ थे आज के। ऐसे कुछ और वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा मैं। आप शिवाना आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इस कंटेंट के लिए। पुलिस कांस्टेबल के अंदर 16 सवाल, पटवारीज के अंदर 16 सवाल, अलाइड सर्विसेज के अंदर के बारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंट और एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए शिवाना आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम सारी की सारी वीडियो आपको पसंद करते रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।